नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसमें राज्य के सभी विभाग अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी विभागों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग की एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आने वाले 10 सालों में बनाए गए रोड मैप पर चर्चा की गई। सशक्त उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप है अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी है, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियां तैनात करके, गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करते हैं। देखिए, वन विभाग में जो हम लोग पिछले एक वर्ष से कई क्षेत्रों में जो सुधार की तरफ हम बढ़े हैं, और जिस तरह से वन विभाग को आम आदमी के आजीविका से जोड़ के वन पंचायतों के माध्यम से और इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह हम 2 लाख से ज्यादा इको टूरिज्म सेक्टर में, और जो हमारे करीबन 11,230 पंचायतों से 2.5 लाख से ज्यादा, 25 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और वहीं प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में आए विभिन्न वक्ताओं ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और उनसे बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में अपने विचार प्रकट किए। मुख्य अतिथि रेखा आर्या ने अपने संबोधन में कहा कि निश्चित ही आज के आधुनिक समय में बच्चे ऑनलाइन सेवा और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग की वजह से ऑनलाइन शोषण का शिकार हो रहे हैं, जो कि एक चिंताजनक विषय है। हमें बच्चों को इसके प्रति रोकने के लिए कार्य करना होगा। देखिए, आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग के साथ में कैलाश सरकार फाउंडेशन के माध्यम से किस प्रकार से ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ में हो रहा है, उसको किस प्रकार से रोकथाम की जा सके और किस प्रकार से अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से उनके विचारों को लेते हुए तो वहीं देश भर में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नेहरू युवा केंद्र देहरादून और CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून और उत्तराखंड डिफेंस एकेडमी देहरादून द्वारा देहरादून के CIMS कॉलेज में सोमवार को युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। साथ ही एडवोकेट ललित जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगे सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। आगे आने वाले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को हरेला पर्व को जन सहभागिता के साथ मनाने और विभिन्न विभागों को पौधारोपण के लिए दिए गए लक्ष्यों के संदर्भ में बैठक ली है। इस मौके पर विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय, CDO मनीष कुमार, DFO पुनीत तोमर सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि हरेला पर्व को जन सहभागिता के साथ मनाया जाएगा। कहा कि पौधे रोपित करना ही लक्ष्य नहीं है, पौधे जीवित रहें, ये भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। सभी अधिकारियों को पर्यावरण, बहुमूल्य और पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप कार्यदल बनाकर पौधे रोपित करने को कहा है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों से क्रमवार पौधारोपण हेतु दिए गए लक्ष्यों की जानकारी लेते हुए खुद सहायता समूह की नर्सरी का विवरण लेकर विभागों को उपलब्ध कराने के निर्देश DFO को दिए हैं। रहे हैं कि 5,100 वृक्ष
जो कि टीडी की सुंदरता को बढ़ाने का काम करे, जिसमें आपका देवदार है, आपका बांज है, आपका फुरांस है, आपका काफल है। और उससे हमारी कोशिश ये है कि जो ये चील का जो वृक्ष है वो धीरे धीरे करके यहाँ से जो है ये तिरोहित हो, यहाँ उसको जो है हम धीरे धीरे हटा सकें। तो ये आज हमने जो इस बार का हरेला पर्व होगा, और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने आज सीएम आवास पर कूच किया है। विगत 10 वर्षों से राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। हालांकि 10 साल में 2 सरकारें बदल चुकी है और किसी ने भी उनकी मांगों की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें, खासतौर पर जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण की मांग काफी समय से चलती आ रही है और मांग पूरी न होने पर आंदोलनकारी काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तमाम पिछले विगत 23 वर्षों से जो है राज्य हितों को लेकर लड़ते रहे हैं, जो भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अपने भी जो राज्य आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं उनको लेके भी लगातार संघर्षरत रहे हैं। उसमें चाहे वो चिन्हीकरण का मामला हो, चाहे वो 10% क्षेत्रीय आरक्षण का मामला हो, चाहे वो सम्मान पेंशन का मामला हो, तमाम हमारी जो वेलफेयर की जो चीजें हैं उनको लेके हम लोग लामबंद रहे हैं। 2011 के बाद जो चिन्हीकरण जो जिस तरीके से होना चाहिए था, 2011 के बाद वैसा चिन्हीकरण नहीं किया। और अब खबर जनपद चमोली के रतगांव से है, जहां रतगांव के तालगेर के पास गानापानी तोप में एक 48 वर्षीय ग्रामीण का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के गानापानी तोप में सड़क के किनारे एक शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत के पीछे की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। साथ ही पुलिस ने यह आशंका जताई है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लक्सर में बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने मेन बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को इस समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि इस समय पथरी रोह नदी में तूफान आने के बाद लक्सर के मेन बाजार में जल भराव की समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात है। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों का पानी भी लक्सर क्षेत्र में आता है। यहाँ शुगर मिल का नाला बंद होने के बाद जल निकासी की समस्या बनी हुई है। नगर के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वे जल्द ही संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे। जल्दी ही कावड़ के तुरंत बाद डीएम से और जो संबंधित अधिकारियों से बात करके इसमें पहला काम है, जो बाहर का पानी लक्सर में आता है, बसेड़ी, बुक्कनपुर, सेठपुर, ये टोटल पानी लक्सर शहर में आ रहा है। ये पानी रुके और जो लाइन के करीब शुगर मिल का नाला है, तो वहीं राजभवन में जल्द ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम प्रारंभ किया जाएगा। स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम्स के पहले चरण में ऑनलाइन गेट पास और ई इन्विटेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत राजभवन आने वाले आगंतुकों को गेट पास के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। गेट में लगा वेब कैमरा उनकी पहचान करेगा और वेरीफाई होने के बाद उन्हें एंट्री मिल जाएगी। आगंतुकों द्वारा कहीं से भी राजभवन आने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। साथ ही बता दें कि ई इन्विटेशन सिस्टम के माध्यम से विभिन्न राजकीय समारोह में राजभवन में आमंत्रित किए जाने वाले महानुभावों को ई आमंत्रित प्रेषित किया जाएगा, जिसका लिंक और एंट्री गेट में दिखाकर राजभवन में प्रवेश किया जा सकेगा। राजभवन में शुरुआती चरण में ऑनलाइन गेट पास सिस्टम और ई इन्विटेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके बाद स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम पर आधारित अन्य प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। यह सिस्टम एनआईसी ने यूपीईएस विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की
अध्यक्षता में राजभवन में एआई आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम के संबंध में बैठक हुई, जिसमें ये जानकारी दी गई। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर कहा कि सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपस में सामंजस्य बनाए ताकि इसमें आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत पीडब्ल्यूडी और आपदा विभाग शामिल रहे। उन्होंने आगे बताया कि आपदा के समय कभी भी हालात बद से बदतर हो सकते हैं, इसलिए सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश को लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिलाधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। और जो भी, क्योंकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जाती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए हर विभाग अपने 10 साल का एजेंडा रखेगा। उन्होंने आज हुई बैठक को लेकर कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से कई सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पीडब्ल्यूडी महकमा पूरे प्रदेश में सड़कें खोलने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ब्लॉक सड़कों को तुरंत आवाजाही के लिए खोला जाए। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में चारधाम यात्रा भी चल रही है। इन तमाम बिंदुओं पर पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा की गई। उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप है अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी हैं, जर्जर पुल हैं, उन सभी पर बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियाँ तैनात करके, गैंग लगाकर जहाँ भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें। और लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 11 तारीख को ज्यादा बारिश और लैंडस्लाइड की घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग संवेदनशील इलाकों में रह रहे हैं वो सावधान रहे और उसके साथ ही 11 को पहाड़ों की यात्रा करने से बचे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन के निर्देशों का जरूर पालन किया जाए। उल्टा दिया ना बच्चों को। पिछली बार हमको ऑलरेडी दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, या नदियों में भी जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर जलस्तर और बढ़ता तो उनको कैसे क्या सुरक्षित अपने उपाय करना चाहिए जिससे कि जान का नुकसान ना हो। इसी तरह जो लैंडस्लाइड के केसेस है वो भी मैं कहूँगा कि 11 को अगर देखें तो जो एक्टिविटी मैक्सिमम जो 11 को ही दिख रही है हमारे यहाँ, तो उस दिन जो है कहीं ना कहीं जो रास्ते बंद होना है उनकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी। अच्छी कोटी, चक्राता का कोटी और पुरोला। तो ये बारिश से भरभराकर सुरक्षा दीवार गिर पड़ी है। दरअसल नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रोसाल की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवारें भरभराकर ढह गई। लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई गई ये दीवार 2 महीने के अंदर ही जमींदोज हो गई है। सुरक्षा दीवार एक बारिश भी नहीं झेल पाई और आज भरभराकर गिर गई, जिसकी वजह से एक बार फिर स्कूल भवन खतरे की जद में आ गया है। दीवार का सारा मलबा कक्ष के ऊपर आ गिरा है, जिसकी वजह से विद्यालय के छात्र छात्राओं को खतरा पैदा हो गया। सुरक्षा दीवार ढहने से विद्यालय भवनों को काफी खतरा पैदा हो गया है। विभाग और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन का दुरुपयोग करने के यहां पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। राजकेंद्र कॉलेज रोसाल में
जो अभी 2-3 माह पूर्व जो है एक प्रांगण की दीवार 6-7 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, वह पूरी तरह 2 दिन की बरसात में पूरी तरह ढह गई है। उसी के नीचे एक RES के द्वारा 1,94,000 की दूसरी दीवार बनाई गई थी, जो अतिरिक्त कक्ष की सामने सुरक्षा दीवार थी, वो भी पूरी तरह से ढह गई है। और उसी के ऊपर जो लोक निर्माण विभाग की रोड है, उसमें जो दीवार बनाई गई थी वो भी 1-1.5 महीने पहले बनाई गई है और वह भी पूरी तरह ढह के प्रधानाचार्य और कक्षा कक्ष के पीछे आ गई है, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। और जो प्रांगण की दीवार है वह दीवार जो है कक्षा कक्ष के ऊपर बनी हुई है। तो ये मानसून सीजन में उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको प्रबंधन विभाग पूरे प्रदेश में 360 डिग्री सुरक्षा व्यवस्था के तहत काम कर रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने आगामी दिनों में मौसम के अलर्ट को लेकर कहा कि मानसून सीजन में प्रदेश के कई क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सभी विभागों से समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सके, इसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। देखिए, उत्तराखंड को अगर देखें तो 2 पार्ट में हम रख सकते हैं। हिली पोर्शन को हमको देखना पड़ेगा और जो तराई है और वैलीज़ हैं उनको देखना पड़ेगा। हिली पोर्शन में हमारी जो कनेक्टिविटी है, यात्रा है, उसके लिए रोड्स और अन्य कनेक्टिविटी है वो बाधित ना हो। अन्य जो हमारे कई गांव हैं, कई हैबिटेशन है, वो काइंड ऑफ एक खतरे के जद में है, वल्नरेबल एरियाज हैं, उसको हम देखना वहाँ पर और स्थिति गंभीर ना हो। और अब खबर विकासनगर के पछवादून क्षेत्र से है, जहां लगातार हो रही बरसात से लोगों के हाल बेहाल हो गए। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात हुई मूसलाधार बरसात के चलते विकासनगर अंतर्गत पुल नंबर 1 के पास यमुना नदी किनारे एक टापू पर 12 जिंदगी मौत के मुंह में फंस गए, जिसकी सूचना सुबह स्थानीय पुलिस को लगी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए SDRF और रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया गया, जहां स्थानीय पुलिस के साथ SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 12 जिंदगियों को, उनमें से 4 बच्चों और 8 बड़े लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रामनगर के गांव सावलदे से सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं का एक जत्था कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुआ है। बताया जा रहा है कि सावन के महीने में देश भर में खासतौर पर उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा काफी ज्यादा प्रचलित है। कांवड़ यात्रा का वर्णन हिंदू धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक मान्यता यह भी है कि दुनिया के इतिहास का पहला कांवड़िया लंकापति रावण था। वेदों के अनुसार कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय में ही चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला था, तो भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले विष को पी लिया था, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कई दिनों तक तपस्या करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया था। रावण के इस अभिषेक की वजह से ही भगवान शिव के अंदर विष की वजह से आई नकारात्मक ऊर्जा दूर हुई थी। ये यात्रा तो हमारी सोमवार से सोमवार की है, 1 हफ्ते की है। 5 सालों से हम सावन की कांवड़ लेके आ रहे हैं। पिछले 5 सालों से लगातार जा रहे हैं सभी लोग, और इससे पहले शिवरात्रि की भी लाते हैं। 16 साल हम शिवरात्रि के लिए आए पहले, और इस बार भी हमारी 5वीं कांवड़ है सावन की। और हमारे साथ महिलाओं का ग्रुप भी है, करीब 10-12 बोले हमारे और भी साथी हैं।
जो हम सब एकत्रित होकर 6-7 दिन की यात्रा करने के लिए भोलेनाथ की। हाल जो है जिस समय पर समंदर मंथन हुआ था, जो समंदर मंथन से कहते हैं ना कि रत्न निकले थे, उस वक्त एक विष भी निकला था जिसका नाम था हलाहल विष। तो जब शिव शंकर भोलेनाथ ने इसको क्या नाम थे अर्पण किया था, तो उनके कंठ में जाके ये पार्वती माता ने उनके कंठ में हाथ रखा था और वो रोक दिया गया था। तो उसके बाद जो है कि जब हलाहल था तो वो जहर था तो उसका प्रभाव जो है पूरे विश्व पर होने लगा था। तो इसलिए जब क्या नाम कहते हैं भोले शंकर शांत नहीं हो पाए थे, तो माता पार्वती ने और अन्य देवों ने, जितने भी देवगण थे, उन्होंने जल उठा के फिर शंकर भोलेनाथ को जल अर्पण किया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।